हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको ध्यान से पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने पिछले आपका जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जियोग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न और संविधान से संबंधित प्रश्न को ऐड किया है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी। चलिए, ऑप्शन पहला कह रहा है कि 15 दिसंबर 1947 को, बी ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1947 को। तो चलिए कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर सही क्या होगा। साथ में आपको कमेंट जरूर करते चल रहा है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर हो जाएगा। जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और इस सभा की खास बात क्या रही है इसको भी आपको जानना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में उठता है, ठीक है। पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है। तो याद रखना है आपको सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थायी अध्यक्ष, तो आपका जो आंसर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा जो यहां से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अभी तो आपसे हमने जो प्रश्न किया है वो था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो याद रखना है आपको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसमें जो खास बात थी वो थी कि जो आपका राष्ट्रगान है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान पूछा जाता है कि कब अपनाया गया था। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की, इसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। और इसी क्रम में बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और डी सिक्किम ने। तो देखिए, वर्तमान में हमारे योगी आदित्यनाथ के द्वारा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा गंगा की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, राज्य जलीय जीव तो हमारी डॉल्फिन हो ही गई है। इसके अलावा देखिए 18 मई 2009 को, ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि जो हमारी डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था। तो 18 मई 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल डॉल्फिन की संख्या है 2000 तक, ठीक है। यह पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद कैफ, बाईचुंग भूटिया को, और सौरभ गांगुली, और डी कह रहा है कि हेमंत सुब्रतो को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न। भारतीय खेल प्राधिकरण
SAI का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए कह रहा है नई दिल्ली में है, मुंबई में है, सी तमिलनाडु में है, और डी कह रहा है बेंगलुरु में है। चलिए, तो देखिए SAI का मुख्यालय बताना है कि कहां पर है। तो देखिए इसकी स्थापना, SAI की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, बहुत सारे आज हम करंट अफेयर्स के भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि देखिए 7-8 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से पूरा देखिएगा, और जो भी यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न। अंतरदेशीय मछली पालन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो देखिए मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा देखिए सूची जारी की गई थी। ठीक है, रेटिंग जारी की गई, और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। देखिए इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यह रेटिंग किसके द्वारा जारी की गई थी। तो याद रखना है आपको, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से यह सूची जारी की गई थी, और जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 6वां प्रश्न। चलिए बहुत सारे आज प्रश्न करेंगे, पूरा एक प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर के, औरंगजेब, शाहजहां और बाबर के। बताइए। तो यहां पर आपको याद रखना है स्वामी, चलिए आप कमेंट करिए जब तक मैं कुछ यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं। स्वामी हरिदास, ठीक है। दूसरा जो याद रखना है तानसेन, जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। और तीसरा याद रखना है आमिर खुसरो, आमिर खुसरो को। ठीक है, ठीक है। स्वामी हरिदास को पूछा गया है कि किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो स्वामी हरिदास और तानसेन, स्वामी हरिदास और तानसेन दोनों अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कि तानसेन किस मुगल शासक के समकालीन रहे हैं। तो किसके रहे हैं? अकबर के समकालीन रहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरे रहे आपके आमिर खुसरो। ठीक है, तो आमिर खुसरो पूछा जाता है कि किसके समकालीन रहे हैं। तो आमिर खुसरो रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन देखिए इसके अलावा प्रश्न में यदि अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया गया है तो बलवन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे हैं कौन? आमिर खुसरो। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि आमिर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के एटा में। यह भी आपको याद रखना है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आमिर खुसरो के द्वारा देखिए इसके अलावा जो प्रश्न बन सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कव्वाली नामक संगीत शैली का श्रेय किसको दिया जाता है? कव्वाली जो संगीत शैली है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है आमिर खुसरो का। ठीक है, और जो स्वामी हरिदास थे इनके द्वारा ध्रुपद नामक, यह भी प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, ध्रुपद आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुपद संगीत शैली का जनक किसको बोला जाता है? तो ध्रुपद संगीत शैली का जनक बोला जाता है स्वामी हरिदास को। ठीक है, याद रखिएगा, इतने पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? लोधी वंश को, सेना राजवंश को, गुप्त वंश को और प्रतिहार वंश को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश में चाहे भवन निर्माण कला हो, चाहे नृत्य कला हो, चित्रकारी की बात हो, ठीक है, इसके अलावा देखिए मंदिर निर्माण की कला हो, तो सभी का विकास माना जाता है गुप्त काल में। और इसीलिए गुप्त काल को क्या बोला जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुप्त काल की यदि बात करते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। और इसका जो महान, सबसे ज्यादा महान सम्राट हुआ है वो विक्रमादित्य। कौन हुए हैं? विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मंदिर निर्माण। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि मंदिर निर्माण की कला का विकास कब से माना जाता है? तो मंदिर निर्माण की कला का विकास माना जाता है गुप्त काल से। और ये प्रश्न एग्जाम से में पूछा जा चुका है। ठीक है, मंदिर निर्माण की जो शैली उत्पन्न हुई
जैसे जो आपकी नागर शैली है, बेसर शैली हो गई और द्रविड़ शैली हो गई, इन तीनों का विकास गुप्त काल से ही माना जाता है। ये प्रश्न मैं प्रैक्टिस सेट में करवा भी चुका हूं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट तो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइएगा और देख लीजिएगा सभी, ठीक है। 8वां प्रश्न, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कब किए गए हैं बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1998 में, 2005 में, 2015 में और सन 2000 में। चलिए, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 145 में, 112 में, 110 में और 134 में। चलिए, तो देखिए, वित्त विधेयक का उल्लेख पूछ रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद के आर्टिकल 112, संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि धन विधेयक का उल्लेख, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 का भाग ए, ठीक है, अनुच्छेद 110 का भाग ए में धन विधेयक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो प्रश्न बनता है यहां से पूछा जाता है कि जो धन विधेयक है वो कौन से सदन में पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और यदि राज्य में पेश किया जाता है तो विधानसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, ना कि विधान परिषद में। चलिए, 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, 1974 में, 1800 में और 1995 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम की बात कर रहा है, बताना है आपको कि कब स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में की गई थी, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कह रहा है कि किसके उपन्यास फायरवर्ड को जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पेरुमल मुरुगन को, सुमित्र सेन और जवागल चटर्जी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अल्पेश याग्निक को। तो देखिए, पेरुमल मुरुगन के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा है, फायरवर्ड, और इसके लिए इनको जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा पहला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेरुमल मुरुगन। अब देखिए, यदि आपसे पूछता है कि जो फायरवर्ड उपन्यास है, ठीक है, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो पेरुमल मुरुगन का फायरवर्ड उपन्यास था, इसको पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए, 12वां प्रश्न, प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा की इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन ए यूनियन पावर्स कमेटी, बी प्रक्रिया के नियमों पर समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, और डी ऑप्शन कह रहा है कि वित्त और कर्मचारी समिति। तो देखिए, जो यूनियन पावर्स कमेटी है इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जो प्रक्रिया नियमों पर समिति थी इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ध्वज समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो यूनियन पावर्स कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आपको सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न है, किस देश ने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऑप्शन ए इजराइल ने, तुर्की ने, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब। तो किसने किया है, इजराइल ने किया है। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा जो आपको याद रखना है, करंट अफेयर से जो प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इजराइल के साथ में हाल ही में इजराइल के साथ में किस देश का साथ में युद्ध हो रहा था। तो हमास के साथ में, आपने सुना होगा, ठीक है, इजराइल और हमास का युद्ध अभी चल रहा था हाल ही में। तो यहां से भी करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है। चलिए, 14वां प्रश्न,
किस राज्य ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश और असम ने। चलिए, तो देखिए किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह अभियान शुरू करवाया गया था, ठीक है, जिसके तहत जो भी त्योहार आने वाले थे उनको ध्यान में रखकर मंदिर हो गए, ठीक है, मंदिरों के आसपास के सफाई का ध्यान रखा जा रहा था, ठीक है। तो जो स्वस्थ त्योहार और स्वच्छ त्योहार अभियान है वो किस देश में चलाया, किस राज्य में चलाया गया? उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न, ओलंपिक प्रतीक जिसे दुनिया भर में ओलंपिक छल्ले के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्य राजदूत है। तो कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग छल्ले में शामिल नहीं है? बताइएगा। सफेद है, काला नहीं है, सफेद नहीं है, काला नहीं है, हरा नहीं है या फिर लाल नहीं है? तो देखिए ओलंपिक छल्ले की बात की गई है। ओलंपिक छल्ले में जो कलर है वो कुल 5 कलर हैं। इसको भी आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो ओलंपिक छल्ला है, जो ओलंपिक रिंग है, ठीक है, उसमें कुल कितने कलर हैं? 5 कलर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसको भी समझते हैं। कुछ देखिए इस प्रकार से आपने ये छल्ला देखा भी होगा, ठीक है, जिसमें से देखिए लाल हो गया। जो लाल है वो अमेरिका को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा देखिए यूरोप, नीला, जो नीला रंग है वो यूरोप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हरा, जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। एशिया को पीला हो गया, ठीक है, जो पीले रंग का जो छल्ला है वो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। और जो काला है वो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। तो 5 छल्ले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सफेद नहीं है, ठीक है, काला है, नीला है, हरा है, पीला है, ठीक है, और लाल है। ये इतने आपको यहां पर कलर याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 12, 15 है, ऑप्शन सी 13 है या फिर डी 18 है। तो देखिए उत्तर प्रदेश कुल 18 संभाग हैं। कितने हैं? 18 मंडल में विभाजित है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि इसका सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा मंडल है वो है लखनऊ मंडल। इसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। और जो दूसरा बड़ा मंडल है वो है कानपुर, ठीक है, और तीसरा हो गया मेरठ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं, ठीक है। कुल 18 मंडल है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा मंडल है वो है लखनऊ मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय, ठीक है, सबसे छोटा मंडल है। और जो मुगल सराय मंडल है ये भारत का भी सबसे छोटा मंडल है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न, नलमला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नलमला पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। यदि आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ियां किस प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? टोडा बेट्टा, ठीक है, टोडा बेट्टा है, जिस पर टोडा जनजाति भी इस पर निवास करती है। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न यहां से बन चुका है कि नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? कह रहा है कि कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। भीमबेटका कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में है। हम्पी कर्नाटक में है। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए जो फतेहपुर सीकरी है इसकी स्थापना अकबर के द्वारा करवाई गई थी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में करवाई गई थी, तो यह भी हमारा सही है। हम्पी स्मारक है कर्नाटक में है, तो यह भी सही हो गया। कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहां पर है? उड़ीसा में है, यह भी सही है। लेकिन जो भीमबेटका है ये यहां पर गलत हो जाएगा। जो भीमबेटका है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। भीमबेटका जो पुरातत्व जो स्थल माना जाता है इसको, भीमबेटका को, ठीक है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, ठीक है,
मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और इसको भीमबेटका को, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसको सन 2003 में यूनेस्को की सूची में विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत भी नोट किया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये एक आपका विश्व विरासत स्थल भी है। ठीक है, और पुरापाषाणकालीन शैल के रूप में भी इसको हम जानते हैं, किसको, भीमबेटका को। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, सामवेद को भारतीय, बताना है आपको, किसका प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? किसका माना जाता है? मुद्रा का, कपड़ा डिजाइन का, औषधि का, और संगीत और कला का। तो चलिए यहां पर देखिए, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो संबंधित है वो है पाठ्य संवाद से। ठीक है, पाठ्य संवाद से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है यह है यज्ञ से संबंधित। ठीक है, अभिनय या बोल सकते हैं यज्ञ से संबंधित है। जो सामवेद है, सामवेद है जो, वो किससे संबंधित है? गायन, जिसको हम बोल सकते हैं संगीत या कला से भी। ठीक है, और जो आपका आधुनिक वेद जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेद। ठीक है, चौथा वेद, जो अथर्ववेद है यह संबंधित है किससे? कृषि से, विज्ञान से। ठीक है, इसके अलावा जादू टोना से संबंधित है अथर्ववेद। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सामवेद है वो किससे संबंधित है? गायन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं संगीत और कला से है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद है वो पाठ्य संवाद से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, सामवेद संगीत और कला से संबंधित है, और जो अथर्ववेद जिसको हम आधुनिक वेद बोलते हैं ये किससे संबंधित है? जादू टोना हो गया, विज्ञान से हो गया, कृषि से संबंधित हो गया। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक और आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में रचित है। ठीक है, जिसकी रचना पद्य और गद्य में की गई है। ठीक है, तो वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, कौन सा एक त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि लामप्रा पूजा, केर पूजा, खारची पूजा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि गरिया पूजा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो गरिया पूजा है इसमें पशुधन और धन देवता की पूजा होती है। ये एक त्रिपुरा का त्योहार है। ठीक है, कहां का है? त्रिपुरा का। इसके अलावा देखिए खारची पूजा भी त्रिपुरा का त्योहार है, और केर पूजा भी। ठीक है, गरिया पूजा से संबंधित इस पूजा में गरिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है? गरिया नृत्य किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि गरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। जो गरिया पूजा है वो गरिया, त्रिपुरा के जो निवासी हैं उनके भगवान कौन है? वे मानते हैं गरिया। ठीक है, तो इसमें गरिया भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये कुछ महत्वपूर्ण यहां से पॉइंट रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, और बीडी जत्ती, और जाकिर हुसैन। ठीक है, तो देखिए दूसरे उपराष्ट्रपति, तो पहला उपराष्ट्रपति कौन रहा है? राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन थे। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए? जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जो महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, वो पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, यह भी आपको याद रखना है। राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? बताइए। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए राजा राममोहन राय, देखिए यदि आपसे पूछता है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, ठीक है, यह पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज,
तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यदि आपसे पूछता है कि भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि पुनर्जागरण का, भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको बोला जाता है, तो भारत के पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार है, असम है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। जूट का, तो देखिए भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है कौन सा है। यदि मैं आपसे कहूं कि विश्व में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश है। और जो बांग्लादेश है यही आपका इसका विभाजन है, पश्चिम बंगाल का विभाजन है। जो बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, 1905 का जो बंगाल विभाजन आपने सुना हो लॉर्ड कर्जन के समय का, तो जिसमें पश्चिम बंगाल बना था और पूर्वी बंगाल जिसको बांग्लादेश बोलते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। भारत की बात की है तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बांग्लादेश है। और यदि विश्व में पूछता है कि सबसे बड़ा उत्पादन जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो बांग्लादेश में होता है। चलिए 24वां प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कहां डॉट 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 कह रहा है कि के दौरान होती है। बताना है आपको कि कौन से महीने में तमिलनाडु के तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए ब्लैंक फिल करिए। ऑप्शन ए अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मई और जून। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु का तट, पहला तो आपको याद रखना है कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। ठीक है, जो तमिलनाडु का तट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट पर जो प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है कि अक्टूबर नवंबर के समय कोरोमंडल तट पर वर्षा कौन सा मानसून कराता है। तो याद रखना है आपको, जिसको हम बोलते हैं निवर्तित मानसून, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि लौटता हुआ मानसून, या फिर जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए तीन तीन नाम है, तीनों को आपको याद रखना है। किसी से भी प्रश्न, देखिए कोई भी नाम दे देगा, यदि आपको तीनों नाम नहीं आते तो प्रश्न गलत हो जाएगा, भले ही आपको प्रश्न बनता था। ठीक है, तो देखिए निवर्तित प्रश्न जो बनता है, पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून किस तट पर वर्षा करवाता है, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाता है। ठीक है, किस माह में होती है? अक्टूबर नवंबर के समय होती है। चलिए अगला प्रश्न है 25वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक या फिर मिजोरम है। तो देखिए चाहे वो पुरुष साक्षरता की बात हो या फिर महिला साक्षरता का, ठीक है, तो जो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? केरल ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता दर और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किसमें आंकी गई है? बिहार में। चलिए 26वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन है बरेली, इलाहाबाद, आगरा और सहारनपुर। तो देखिए बरेली की दिया सलाई विश्व में सर्वाधिक फेमस है। ठीक है, इलाहाबाद में भी कारखाना है दिया सलाई का, सहारनपुर में भी है, लेकिन आगरा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। आगरा को हम बोलते हैं पेठा नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, पेठा नगरी। और देखिए इसके अलावा गलीचा निर्माण में आगरा का प्रदेश में प्रथम स्थान है। ठीक है, गलीचा निर्माण में। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण कहां पर हुआ? हैदराबाद में, दिसपुर, देहरादून और लखनऊ में। बताइए। तो देखिए चलिए ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया। यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा किया गया, तो देखिए 24 जुलाई 2023 को, ठीक है, संजय चंदर के द्वारा। ठीक है, कब किया गया है? 24 जुलाई 2023 को। किसके द्वारा किया गया है? संजय चंदर के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शहीद स्मारक
और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए कितने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, तो देखिए 1014, ठीक है, जो आरपीएफ के शहीद हैं, 1014 आरपीएफ के शहीद, ठीक है, शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? ऑप्शन ए तलाक का मामला, हत्या, चोरी या फिर दहेज के लिए प्रताड़ना। चलिए तो देखिए यहां पर आपको समझना है, एक तो होता है फौजदारी, ठीक है, और जो दूसरा आपको याद रखना है सिविल कानून, ठीक है, सिविल कानून, ठीक है, जिसको फौजदारी या फिर बोलते हैं आपराधिक कानून या फौजदारी कानून। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति साइबर क्राइम करता है, ठीक है, हत्या करता है किसी व्यक्ति की, ठीक है, दहेज लेता है, चोरी करता है, ठीक है, लूटपाट करता है, ये किसके अंतर्गत आता है? आपराधिक कानून के अंतर्गत, या फिर जिसको हम बोलते हैं फौजदारी कानून के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए हत्या किसके अंतर्गत आती है? फौजदारी कानून के अंतर्गत आती है। चोरी भी आती है, दहेज के लिए प्रताड़ना। लेकिन देखिए जो तलाक का मामला है ये आता है सिविल कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सी योजना चलाई गई थी? बताइए। समानता, एकीकृत, रोलिंग और डी ऑप्शन कह रहा है कि फॉरवर्ड। तो देखिए रोलिंग प्लान, जो रोलिंग प्लान आया था वो कब आया था? 5वीं और 6वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसी के मध्य में जो योजना चलाई गई थी वो रोलिंग प्लान योजना चलाई गई थी, ठीक है। प्रश्न बनता है कब चलाई गई थी? समय यदि आपसे पूछता है तो समय आपको याद रखना है। तो अनवरत योजना का जो समय रहा है वो था 1978 से, ठीक है, 1980 तक का समय अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा चलाई गई थी यह भी आपको याद रखना है। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे बताइए किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? लवण के संपर्क में आने पर, लाल लिटमस के संपर्क में आने पर, आयोडीन के संपर्क में आने पर, या फिर नीले लिटमस के संपर्क में आने पर? बताइए। तो देखिए समझिएगा, पहले तो जो बात करते हैं कि स्टार्च, तो स्टार्च को यदि आयोडीन के विलयन के साथ में, आयोडीन के साथ में यदि हम क्रिया कराते हैं तो नीले काले रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। लिटमस नहीं लगाना, लिटमस का प्रयोग किया जाता है जो आपकी अम्ल क्षार देखने के लिए, ठीक है, कौन सा अम्ल है। यदि अम्ल का परीक्षण करना है तो कैसे करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो उसको अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और जो क्षार क्या होता है, जब इसको लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं तो नीले रंग का कर देता है, ठीक है। तो जो आयोडीन होता है, जैसे देखिए आपका आलू हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। मान लीजिए आप इसका परीक्षण करना है तो आलू के टुकड़े ले लीजिए और उसमें आयोडीन का विलयन डालिए 2-3 बूंद, ठीक है। तो जैसे ही डालेंगे तो आलू का रंग कैसा हो जाएगा? नीले काले रंग का हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च के कारण हो जाता है वो। चलिए 31वां प्रश्न, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने, सिक्किम ने, पंजाब ने और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए तो देखिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा जुलाई 2023 में, ठीक है, जो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए देखिए इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि कहां पर किया गया है, तो लखनऊ का जो लाल बहादुर शास्त्री भवन में, जो लाल बहादुर शास्त्री भवन है लखनऊ का, यहां पर मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? थिम्पू है, जकार्ता है, ढाका है या फिर रियाद है? बताइए। थिम्पू, जो थिम्पू राजधानी है वो है भूटान की, ठीक है। जकार्ता है इंडोनेशिया की, ठीक है, इंडोनेशिया। ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है, बांग्लादेश की। रियाद है
सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है, सऊदी अरब की, ठीक है। तो जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा आपसे राजधानी पूछा जाता है और मुद्रा से भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि पूछ लेगा भूटान की मुद्रा क्या होगी, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी। तो भूटान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? भूटान की मुद्रा को बोलते हैं निगुल्टरम, ठीक है, निगुल्टरम। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है रुपया, रुपया नहीं, याद रखिएगा, रुपया है, रुपया, ठीक है। बांग्लादेश की क्या है? टका है, ठीक है। और सऊदी अरब की क्या है? रियाल, ठीक है। रियाल देखिए सऊदी अरब की भी है, कतर हो गया, कतर की भी रियाल ही मुद्रा है, ओमान की भी रियाल मुद्रा है, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और रहीमतुल्लाह सयानी। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इनके द्वारा पहली बार सिविल सेवा भर्ती ज्वाइन की गई थी। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। कब की गई थी? 1863 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि सिविल सेवा की स्थापना भारत में कब की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, 1861 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास शुरू किया है? नेपाल के साथ में, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बताइए, मित्र शक्ति 2023। तो देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य में ये मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। कहां पर किया गया ये अभ्यास? याद रखना है, पुणे में, ठीक है, पुणे में किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। पूछ सकता है कि जो मित्र शक्ति 2023 जो अभ्यास था इसका कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 9वां संस्करण। 9वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? 9वां संस्करण का आयोजन किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, श्रीलंका और भारत के मध्य में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, 21, 22 और 19। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो ठीक है, किसमें किया गया है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A के अंतर्गत, ठीक है, 6 से 14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो जो मोहिनीअट्टम है और कथकली, ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, ठीक है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी है मणिपुर का, और जो कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए। तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए बी के साथ में सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी यहां पर, चलिए मैं अभिक्रिया के माध्यम से बता देता हूं आपको। देखिए जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर है? इलाहाबाद में है, गोरखपुर, कौशाम्बी या फिर सारनाथ में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चौखंडी स्तूप कहां पर है? वाराणसी के सारनाथ में, ठीक है। देखिए जो सारनाथ है, यहां पर महात्मा बुद्ध ने
प्रथम उपदेश पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और यहीं पर जो चौखंडी स्तूप है वो कहाँ पर है, सारनाथ में है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और एक देखिए, जितना आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है 38 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखकर आज का ये प्रैक्टिस सेट बनाया था। और देखिए जो करंट अफेयर्स के जैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 6 मंथ के आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न भी रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो देखिए संविधान हो या फिर जियोग्राफी हो, सभी से संबंधित प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट में रखे थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहे हैं। तो कमेंट करके आपको बताना है कि आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको, और आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।